Hello everyone. Today we will cover half wave controlled rectifier with R load. इसके साथ इंडक्टर भी लगता है, पर नेक्स्ट वीडियो में हम होपफुली इसको कवर करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर एल लोड। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आर के साथ जो कंट्रोल रेक्टिफायर ये है क्या और किस तरह काम कर रहा होता है। कंट्रोल रेक्टिफायर में सिंपली हम एक थायरिस्टर यूज़ करते हैं डायोड की जगह पर। जो नॉर्मल जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंदर हम डायोड यूज़ करते हैं और उसकी जो उसको कोई कंट्रोल नहीं करता, उसका कोई गेट नहीं होता जहाँ से वो कंट्रोल कर सके। पर थायरिस्टर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके गेट पर हम पल्स देकर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसका ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम थायरिस्टर को पल्स देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि सप्लाई वोल्टेज जो साइनोसाइडल फॉर्म में आ रहा है, और जैसे ही हम इसको पल्स देते हैं तो ये ऑन हो जाता है और अपनी क्या नाम है कंडक्शन शुरू होना शुरू हो जाता है और करंट जो है रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होना शुरू कर देता है। जब हमने पल्स दी तो लोड की तरफ जो वोल्टेज अपेयर होगा, ऑब्वियसली बात है जहाँ पर हमने उसको ऑन किया है तो वहाँ से ही जाहिर सी बात है कि वोल्टेज अपेयर होना शुरू होगा। और वहीं से ही देखें इस ग्राफ के अंदर जहाँ पे हमने फायरिंग पल्स दी है, वहाँ से ही क्या नाम है वोल्टेज अपेयर होना शुरू है इस एरिया में। और जैसे ही देखें पाई यहाँ तक पॉजिटिव थे तब तक ये फ्लो करने देता। हमें पता है कि थायरिस्टर भी यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है, और जब इसमें नेगेटिव पल्स आती है साइनोसाइडल सोर्स की तरफ से, तो उस वक्त क्या नाम है इस पाई से लेके, ये जो पाई एंगल है, पाई से लेके 2 पाई, बल्कि 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक की करंट फ्लो या फिर वोल्टेज अपेयर नहीं होता आपके रेजिस्टर्स लोड की तरफ। उसकी वजह यही है कि यूनी डायरेक्शनल होता है। और अल्फ़ा का टाइम पीरियड यहाँ पे इसलिए में बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान, इस पर्टिकुलर जो एंगल है, इस 2 पाई से लेके अल्फ़ा तक का हम उसको क्या नाम है पल्स नहीं दे रहे। उसकी वजह से ये करंट वोल्टेज पास नहीं होने दे रहा लोड की तरफ, या करंट पास नहीं होने दे रहा लोड की तरफ, और वोल्टेज अपेयर नहीं हो रहा रजिस्टर पर। तो लोड की तरफ भी देखें कि जो लोड हो रहा है, लोड की तरफ जो करंट आईडीसी बन रहा है, वो भी देखें कि पल्स जहाँ दे रहे हैं, जहाँ वोल्टेज अपेयर हो रहे हैं, उस जगह के बाद ही आ रहा है, और उसके बाद दोबारा नेगेटिव आने की वजह से ये यहाँ पर ऑफ हो जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि थायरिस्टर के अक्रॉस क्या कंडीशन होगी, थायरिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज अपेयर हो रहे होंगे, क्या वहाँ पर करंट आया ना आया, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 सर्किट्स बनाए हैं। एक तो थायरिस्टर कि वो कंडीशन जब वहाँ हम पल्स नहीं दे रहे, एक एक जो सोर्स है उसकी तरफ से कोई पल्स नहीं आ रही, यानी ये ऑफ कंडीशन है। और थायरिस्टर अपना करंट जो है, जो सप्लाई है, वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है, जो करंट है वो थायरिस्टर से क्रॉस नहीं हो रहा। उसकी वजह से यहाँ पर तो वोल्टेज रजिस्टर पर नहीं अपेयर हो रहे, पर अलबत्ता थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपेयर हो रहे हैं, और ये वो वोल्टेज हैं जो कि सोर्स के वोल्टेज हैं, जो कि इस जगह पर आ रहे हैं। आप देखें यहाँ पर जो प्लस माइनस के जो हैं, जो साइनोसाइडल आ रहा है, वो वोल्टेजेस यहाँ अपेयर हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब ओपन सर्किट होता है तो वहाँ पर वोल्टेजेस हाई होते हैं। जब वोल्टेजेस हाई होते हैं और ओपन सर्किट में हमें ये भी पता होता है कि यहाँ पर करंट ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है कि वी टी जो थायरिस्टर का है वो इजिकल्स टू वी एस होगा, जो सोर्स का वोल्टेज होगा। पर यहाँ पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है, जब क्या नाम है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जब थायरिस्टर को हम पल्स देते हैं और ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर करंट जो है वो आई हाई हो जाएगा, इक्वल्स टू आई सोर्स के बराबर, और यहाँ पर आपके वोल्टेज ज़ीरो हो जाएंगे। ये भी एक कंडीशन है जिसको हमने यहाँ ग्राफ पर शो किया गया है कि देखिए वी थायरिस्टर जहाँ तक पल्स नहीं है, जैसे ही पल्स आ रही है तो ज़ीरो हो रहा है, पर उससे पहले थायरिस्टर के अक्रॉस वही वोल्टेजेस हैं जो कि आपके सोर्स के वोल्टेजेस हैं, और जैसे ही पल्स आ रही है तो ये ज़ीरो हो जाते हैं। उसकी वजह आपको मैंने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से करंट हाई होता है, और पल्स की वजह से करंट हाई हो जाता है और वोल्टेज ज़ीरो हो जाते हैं। और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आती है, हमें पता है कि थायरिस्टर यूनी डायरेक्शनल है और नेगेटिव साइकिल को पास नहीं होने देता, तब तक भी यहाँ देखें कि हाई वोल्टेजेस वही वोल्टेजेस हैं जो कि आपके सोर्स के वोल्टेजेस हैं, चलते अल्फ़ा एंगल तक। इसकी फर्दर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम वी एवरेज को अंडरस्टैंड करेंगे कि वी एवरेज क्या है। वी एवरेज ये वो वोल्टेज है जो कि आपका लोड पर, रजिस्टर पर जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है, वो एवरेज वोल्टेज कितना होता है। देखिए कि 1/2
टू पाई, क्योंकि हम जो मेजर करने वाले हैं वो यहाँ से लेके 0 से लेके आपका जो पहली एक साइकिल होती है वो यहाँ तक होती है 2 पाई तक। तो हमने उसका टाइम 1/2 पाई, उसके साथ साथ आपके पास इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पता है एवरेज वोल्टेज निकालने की इंटीग्रेशन, और वो है पाई। लेकिन हमें पता है कि लोड के पास जो अक्रॉस वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो अल्फा के बाद, जब हम पल्स दे रहे हैं उसके बाद पाई तक अफेयर आ रहा है लोड, उसके बाद नहीं हो रहा। उसके बाद फिर नेगेटिव साइकिल है, उसकी वजह से लोड के अक्रॉस वोल्टेज अपेयर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हमने अल्फा से लेके पाई तक का वोल्टेज मेजर करने हैं, एवरेज वोल्टेज मेजर करेंगे। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, अल्फा से लेके पाई तक। और हमें पता है वी एम साइन डब्ल्यू टी डी डब्ल्यू टी, ये हमारे पास साइनोसाइडल वोल्टेज जो कि सोर्स का है, और वही वोल्टेज क्या नाम है अल्फा से लेके पाई तक अपेयर हो रहा है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्दर, तो हमारे पास इजिकल्स टू 2 पाई, और यहाँ पे हमने वी एम, क्योंकि कांस्टेंट इसको हमने बाहर निकाला हुआ है, ये हमें पता है, और अल्फ़ा पाई साइन डब्ल्यू टी डी डब्ल्यू टी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी एम ओवर 2 पाई, और ये आ गया हमारे पास माइनस कोस डब्ल्यू टी, और यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा पाई, क्योंकि पता है हमें साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है साइन थीटा का, तो कोस डब्ल्यू टी होगा। और जब हम लिमिट पुट करेंगे वी एम ओवर 2 पाई, जब हमने लिमिट पुट की तो हमें पता है साइन जो 180 होता है वो -1 होता है, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, उसकी वजह से कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा, ये हमारी लिमिट हो जाएगी। तो फाइनल जो होगा वी एम ओवर 2 पाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस कोस ऑफ अल्फ़ा आपका वी एवरेज है। यानी कि ये आपके पास वी एवरेज जो कि आपके पास लोड के अक्रॉस अपेयर हो रहा है। और इसी तरह से अगर देखें तो आई एवरेज कितना अपेयर होगा आपका लोड के अक्रॉस, तो वो हमारे पास आएगा वी एम, यानी कि जो वी एवरेज आएगा यहाँ पर, जो कि हमने अभी मालूम किया, वी एवरेज डिवाइड बाय आर, जो कि लोड जो आर एल भी कंसिडर करेंगे, या फिर आर आउटपुट, जो आउटपुट पर जो लोड है उसको हम ये कंसिडर करेंगे। स्क्वायर ऑफ जो वी आर एम एस है आपका, जो एवरेज आउटपुट पे आ रहा है, आपके लोड पे आ रहा है, वो किस तरह मालूम करते हैं, उसका जो क्या फार्मूला है वही में होगा, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आ किस तरह रहा है। 1/2 पाई, ये जो 2 पाई है आपका जो टोटल टाइम पीरियड, यहाँ से लेके टोटल टाइम पीरियड है, और अल्फ़ा टू पाई, हमें पता है कि वोल्टेज के क्रॉस सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा टू पाई, ये पाई और यह अल्फ़ा, यहाँ इस टाइम पीरियड के दरमियान वोल्टेज अपेयर हो रहे हैं। तो सिंपली वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी डी डब्ल्यू टी। अच्छा, स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि रूट मीन स्क्वायर है, और हमें पता है तो ये विद रिस्पेक्ट डी डब्ल्यू टी हो रहा है, तो इस वजह से हमने सिंपल वी एम स्क्वायर को बाहर निकाला, इस जगह पे रखा, और स्क्वायर था इसकी वजह से इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आया। और देखें कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा के बराबर। सिंपली वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा, और उसके बाद हमने इंटीग्रेशन निकाली, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास वी आर एम एस आता है वी एम अपॉन 2, और ये पाई अंडर रूट पाई, उसके पाई माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 2 के बराबर, ये आपके पास वी आर एम एस अपेयर होता है। अच्छा, उसके बाद आई आर एम एस का, जब वी आर एम एस हमें पता चल जाता है तो आई आर एम एस निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज आउटपुट रजिस्टर जहाँ लोड के थ्रू ही हमें ये पता चल जाता है। तो ये सिंपली ये फार्मूला है, और पी आउटपुट जो आर एम एस बन रहा है वो हमारे पास वी आउट आर एम एस और आई आउट आर एम एस का प्रोडक्ट है। उसके बाद पीक इन्वर्स वोल्टेज जो कि वी एम के बराबर है। ऑब्वियसली बात है, पीक इन्वर्स वोल्टेज ऑफ थायरिस्टर हमारे यहाँ यही वोल्टेज बनेगा, जो नेगेटिव है पीक इन्वर्स वोल्टेज यही बनेगा। और उसके बाद पावर फैक्टर की हम बात करें तो सिंपली पावर फैक्टर इनपुट जो सोर्स होती है, जो पावर होता है, और आउटपुट एवरेज पावर या फिर आउटपुट पावर के इक्वल होता है, उसमें से फिर हमें निकालना होता है एक पावर फैक्टर। सिंपली वी एस, हमने इनपुट पावर फैक्टर पावर रखा है वी एस माइनस
वी एस आई एस कोस थीटा, और आउटपुट जो है एवरेज पावर, और हमें पता है जो एवरेज पावर जो आउटपुट पर है वो आई आउट आर एम एस और वी आउट आर एम एस के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर। तो सिंपली पुट किया, हमें पता है आई एस और आई आउट दोनों सेम है, कि ये जो सर्किट है हमारे यहाँ, इसके अंदर देखें कि ये रजिस्टर्ड सीरीज में है। जो करंट आई एस यहाँ से आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जब पल्स आ रही है, तो जो आई आउट है आर एम एस उसके बराबर होगा। जो यहाँ से आएगा वो यही होगा। हमें पता है आई आर एम एस, जो आर एम एस वैल्यू होती है वो जो वो वोल्टेज होता है या वो करंट होता है एसी का, जो डीसी सप्लाई के बराबर हो, डीसी करंट और वोल्टेज के बराबर, या फिर वोल्टेज या फिर करंट के बराबर। जब आई आर एम एस है तो हमें पता है आई एस का जो रूट मीन अगर हम निकालेंगे स्क्वायर आई एस का, तो वो आई आउट आर एम एस के बराबर होगा। तो सिंपली जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। तो उस वजह से सिंपल कट हो गया आई आउट आर एम एस और आई एस, और फिर कॉस थीटा वी आउट आर एम एस अपॉन वी आउट, ये आपका कॉस थीटा यानी कि पावर फैक्टर निकल जाता है आप इस सर्किट में। शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स।